हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। तो साथियों, ये चैप्टर हमारा चैप्टर 5 होने वाला है 11th क्लास के लिए उर्दू से मुताल्लिक। कि देखते हैं हम उर्दू से मुताल्लिक जो क्वेश्चन होते हैं 11th क्लास में वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, और उन्हें हम बआसानी हल करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जो अब तक इस चैनल पर ना जुड़े हों तो जल्द अज जल्द जुड़ जाएं, ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल तरीके से इख्तिताम पजीर हो और अच्छी तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो साथियों, चलते हैं सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा उन नाज़रीन से, उन हज़रात से, उन प्यारे साथियों से जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1, इसमें पूछा गया, जेल में रहते हुए अपनी वालिदा को ख़त किसने लिखा था, दर्ज करें। यानी कि जेल में रहते हुए अपनी वालिदा को ख़त किसने लिखा था, दर्ज करें। ऑप्शन ए इस्माइल ख़ां, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला ख़ां, ऑप्शन सी शफीकुल्ला ख़ां, ऑप्शन डी रफ़ीकुल्ला ख़ां। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जेल में रहते हुए अपनी वालिदा को ख़त किसने लिखा था। तो ये अशफाकुल्ला ख़ां जो थे, अशफाकुल्ला ख़ां वही जेल में रहते हुए भी अपनी वालिदा को, अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को ख़त लिखे थे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में पूछा गया, अशफाकुल्ला ख़ां को, यहाँ पर एक ही होना चाहिए, ठीक है, अशफाकुल्ला ख़ां को कौन से जेल में कैद किया गया था। यानी कि अशफाकुल्ला ख़ां जो है उनको कौन से जेल में कैद किया गया था। ऑप्शन ए शाहजहाँपुर, ऑप्शन बी लाहौर जेल में, ऑप्शन सी फैज़ाबाद जेल में, ऑप्शन डी दिल्ली जेल में। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अशफाकुल्ला ख़ां को फैज़ाबाद जेल था, जो फैज़ाबाद में जेल है उसी में उनको कैद किया गया था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, थोड़ी सी तबीयत अलील है दोस्तों, माजरत चाहते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया, फ़ना है सबके लिए हम पे कुछ नहीं मौकूफ़, फ़ना है सबके लिए हम पे कुछ नहीं मौकूफ़, बका है सिर्फ उस जाते किबरिया के लिए, किसका शेर है। ये जो शेर है दोस्तों, ये एक मिसरा और ये दूसरा मिसरा। तो ये जो मिसरा है कि फ़ना है सबके लिए हम पे कुछ नहीं मौकूफ़, बका है सिर्फ उस जाते किबरिया के लिए, किसका शेर है। ऑप्शन ए प्रेमचंद की, ऑप्शन बी तकशी शिवशंकर की, ऑप्शन सी गालिब की, ऑप्शन डी अशफाकुल्ला ख़ां की। तो दोस्तों, अगर आप किताबों का मुताला किए होंगे, अपने निसाब में जो शामिल है, जो अपने निसाब में कहकशा अव्वल शामिल है जो 11th क्लास में, अगर आप उसका मुताला किए होंगे उस किताब का, तो ज़रूर आपको पता होगा कि फ़ना है सबके लिए हम पे कुछ नहीं मौकूफ़, बका है सिर्फ उस जाते किबरिया के लिए। ये जो मिसरा है, ये शेर जो है किसका होगा पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये जो मिसरा है दोस्तों, ये शेर जो है ये अशफाकुल्ला ख़ां का है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। क्योंकि ये शेर जो है दोस्तों, ये ख़त जब लिखे थे अपने घर वालों के लिए, उसी ख़त में ये शेर लिखे थे। सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि दर्ज झेल में मुल्क जावेदानी का सही तर्जमा करें। ये मुल्क जावेदानी जो है दोस्तों, इसका सही तर्जमा करें। ऑप्शन ए हमेशा रहने वाला मुल्क, ऑप्शन बी थोड़ी ज़िंदगी वाला मुल्क, ऑप्शन सी ज़्यादा ना टिकने वाला मुल्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मुल्क जावेदानी का मतलब होता है हमेशगी वाली ज़िंदगी, है ना, हमेशा रहने वाली, यानी कि हमेशा रहने वाला मुल्क। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि ज़ैद की किताब पुरानी है, ज़ैद की किताब पुरानी है, इस जुमले में सिफत को पहचानें। ज़ैद की किताब पुरानी है, तो इसमें सिफत पहचाने के कौन सा लफ्ज़ सिफत है। ऑप्शन ए पुरानी, ऑप्शन बी ज़ैद, ऑप्शन सी किताब, ऑप्शन डी है। तो साथियों, सवाल नंबर 5 ग्रामर से है, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों, सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ज़ैद की किताब पुरानी है, तो इसमें इस जुमले में सिफत कौन है। तो सिफत दोस्तों ये पुरानी जो है ना, ये पुरानी सिफत है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। क्योंकि किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई जो बयान होती है, मतलब उसकी सिफत बयान होती है। जैसे किसी की ज़ैद अच्छा है या बुरा है,
तो ये जो बयान होते हैं दोस्तों, उसकी अच्छाई, बुराई, काला गोरा, ज़हीन, कुंद जहन, या कुछ भी उसी की उसकी बड़ाई जो होती है उसको सिफत कहते हैं। उसके मतलब उसके अंदर वो सिफत होती है, जैसे कि अच्छाई की सिफत होती है, तो लोग उसकी बड़ाई करते हैं कि वो जैद लड़का जो अच्छा है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 6 में पूछा गया, अशफाकुल्ला खां ख़त में क्या तलकीन दिए अपनी वालिदा को मुंतखब करें। यानी कि अशफाकुल्ला खां जो है ये ख़त में क्या तलकीन दिए थे अपनी वालिदा को, अपने अहल अयाल को, अपने घर वालों को। ऑप्शन ए बेचैनी होना चाहिए, ठीक है, बेचैनी की तलकीन। ऑप्शन बी नाराज़गी की तलकीन। ऑप्शन सी सब्र की तलकीन। ऑप्शन डी रोने की तलकीन। तो साथियों सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशफाकुल्ला खां जो है ख़त में क्या तलकीन दिए थे। तो दोस्तों वो ख़त में सब्र की तलकीन दिए थे, सब्र तहम्मुल की तलकीन दिए थे, और नमाज से मदद की तलकीन दिए थे, इन्नल्लाह मा साबिरीन की तलकीन दिए थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में पूछा गया, अशफाकुल्ला खां शायर थे या नहीं थे, सही निशानदेही करें। यानी कि जो अशफाकुल्ला खां जो है ये शायर थे या नहीं थे, सही निशानदेही करें। ऑप्शन ए अफसाना निगार थे। ऑप्शन बी शायर भी थे। ऑप्शन सी दस्ताना निगार थे। ऑप्शन डी शायर नहीं थे। तो साथियों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अशफाकुल्ला खां जो है वो शायर भी थे, ठीक है, शायर भी थे वो। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का, क्योंकि वो दस्ताना निगार भी थे और शायर भी थे, और मुल्क के लिए जानिसारी दिखाए भी थे, वो जांबाज भी थे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में पूछा गया, अशफाकुल्ला जिन इनकलाबियों में शामिल हुए उनमें से किसी एक इनकलाबी का नाम दर्ज करें। यानी कि जो अशफाकुल्ला खां जो है जो 8वीं क्लास तक पढ़े थे, बस 8वीं क्लास तक पढ़े थे, उसके बाद स्कूल की पढ़ाई को खैर बात किए थे। तो अशफाकुल्ला खां जिन इनकलाबियों में शामिल हुए थे उनमें से किसी एक इनकलाबी का नाम दर्ज करें। ऑप्शन ए भारत छोड़ो इनकलाब। ऑप्शन बी पाकिस्तान चलो इनकलाब। ऑप्शन सी कॉलेज कायम इनकलाब। ऑप्शन डी खुफिया इनकलाब। तो साथियों सवाल नंबर 8 का बहुत ही आसान सवाल है, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपके जहन में वो सवाल वो जवाब मौजूद होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा कि सवाल नंबर 8 का कौन सा जवाब होगा, क्योंकि अशफाकुल्ला खां जो है दोस्तों जिन इनकलाबियों में शामिल हुए थे उनमें से एक खुफिया इनकलाब भी था, खुफिया इनकलाब भी था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा गया, अशफाकुल्ला खां को कहाँ गिरफ्तार किया गया, दर्ज करें। यानी अशफाकुल्ला खां जो है उनको कहाँ गिरफ्तार किया गया, किस मुल्क में, किस गांव में गिरफ्तार किया गया, दर्ज करें। ऑप्शन ए अमृतसर। ऑप्शन बी पटना में। ऑप्शन सी दिल्ली में। ऑप्शन डी लखनऊ में। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशफाकुल्ला खां को गिरफ्तार जब किया गया था तो वो दिल्ली में थे, दिल्ली में उनको गिरफ्तार किया गया था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में पूछा गया, बका का माना क्या आता है, सही कलमबंद करें। ये बका जो लफ्ज़ है इसका माना क्या आता है, सही कलमबंद करें। ऑप्शन ए दुनियावी ज़िंदगी। ऑप्शन बी कब्र। ऑप्शन सी हमेशगी। ऑप्शन डी मस्जिद। तो साथियों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बका का माना क्या होगा, सही कलम बंद करें। तो साथियों बका मतलब होता है हमेशगी, ठीक है, बका मतलब हमेशगी होता है, जो कि मरने के बाद इंसान हमेशा के लिए वहाँ रहने वाला है, तो उसी को बका कहते हैं। जिससे कहते हैं बात ही बात पर कि फ़ना और बका क्या है। यानी कि फ़ना मतलब इस दुनिया को कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है फ़ानी है, दुनिया को फ़ना कहते हैं, फ़ानी कहते हैं। और बका जो है यानी कि हमेशगी वाली ज़िंदगी जो है वो रब्बुल इज़्ज़त के पास है। यानी कि जब इंसान मर जाता है तो वो बका वाली ज़िंदगी यानी हमेशगी वाली। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, इसमें पूछा कि सरकारी ख़जाने कहाँ लूटे गए, इंतखाब करें। ये सरकारी ख़जाने जो हैं जो लूटे गए वो कहाँ लूटे गए। ऑप्शन ए दिल्ली में। ऑप्शन बी सहारनपुर। ऑप्शन सी लखनऊ। ऑप्शन डी मुंबई में। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सरकारी ख़जाने कहाँ लूटे गए। तो दोस्तों ये सहारनपुर में लूटे गए थे,
सरकारी खजाने जो है वो ट्रेन का डब्बा आ रहा था, वो ट्रेन का डब्बा ही लूट लिए थे लोग, तो सहारनपुर में लूटे थे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में पूछा गया सरकारी खजाने लूटने में, यानी सरकारी खजाने लूटने में कितने लोग शामिल थे, सही दर्ज करें। जब सरकारी खजाना लूटा गया था उसमें कितने लोग शामिल होकर लूटे थे वो दर्ज करें। ऑप्शन ए 10 लोग थे, ऑप्शन बी 50 लोग, ऑप्शन सी 100 लोग, ऑप्शन डी 5 लोग। तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सरकारी खजाने के लूटने में मात्र 10 लोग थे। सरकारी खजाने लूटने में सिर्फ 10 लोग थे, यानी कि 9 साथी थे, मतलब इनके अशफाकुल्ला खां के 9 साथी थे और एक अशफाकुल्ला खां थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में पूछा गया अशफाकुल्ला खां को जब गिरफ्तार किया गया तो सन ईस्वी क्या था, कलम बंद करें। यानी कि जब इनको दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था, अशफाकुल्ला खां को कहाँ गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। तो जब दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था तो वो सन ईस्वी जो चल रहा था वो कितना चल रहा था, दर्ज करें। ऑप्शन ए 1927 ईस्वी, ऑप्शन बी 1926 ईस्वी, ऑप्शन सी 1925 ईस्वी, ऑप्शन डी 1911 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशफाकुल्ला खां को जब दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था तो वो सन ईस्वी जो चल रहा था वो 1926 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में पूछा गया सरकारी खजाने के लूट जाने पर मुल्क में डॉट 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 फैल गई खाली जगह पुर करें। यहाँ खाली जगह है दोस्तों, ये पुर करें कि सरकारी खजाने के लूट जाने पर मुल्क में क्या फैल गई, खाली जगह पुर करें। ऑप्शन ए पुलिस फैल गई, ऑप्शन बी सनसनी फैल गई, ऑप्शन सी वबा फैल गई, ऑप्शन डी खुशी फैल गई। तो साथियों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सरकारी खजाने के लूट जाने पर मुल्क में सनसनी फैल गई। ठीक है, सनसनी फैल गई थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है किस सन ईस्वी को अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई, सही निशानदेही करें। यानी वो कौन सा सन चल रहा था कि जिस सन में अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई, क्योंकि गिरफ्तार करते ही तो फांसी तो नहीं दिया जाता बल्कि कुछ सालों तक कुछ अरसों तक उन्हें कैदी बनाकर रखा जाता है। तो वही पूछा जा रहा है किस सन को अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई, सही निशानदेही करें। ऑप्शन ए 1926 ईस्वी, ऑप्शन बी 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी 1925 ईस्वी, ऑप्शन डी 1927 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशफाकुल्ला खां को 1927 है ना, 1927 ईस्वी में इनको फांसी दी गई। कितने में, 1927 ईस्वी में इनको फांसी दी गई। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि क्या है, सानिया नहीं, साना नहीं बल्कि सानिया होना चाहिए दोस्तों, है ना। साना मतलब क्या होता है, सानिया होता है, सानिया मतलब लड़की का नाम होता है, तो सानिया, खैर हो गया। सानिया का बैग खूबसूरत है। यहाँ पर सानिया का बैग खूबसूरत है, इसमें मुज़ाफ की निशानदेही करें। सानिया का बैग खूबसूरत है, इसमें मुज़ाफ की निशानदेही करें कि इसमें कौन सा मुज़ाफ होगा। ऑप्शन ए बैग, ऑप्शन बी खूबसूरत, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी का। तो साथियों सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सानिया का बैग खूबसूरत है। तो इसमें सानिया का बैग जो होता है दोस्तों, ये मुज़ाफ़े लेके आ जाते हैं, यानी कि किसी को किसी की तरफ मंसूब करने के लिए कि वह उसका है या उसकी है। किताब मेरी है, किताब तेरी है ना, मेरी किताब, तेरी किताब, उसकी किताब, उसका पेज। तो ये मुज़ाफ़ के लिए आते हैं, मुज़ाफ़े लेके लिए आते हैं। तो हमारा मुज़ाफ़ कौन हो जाएगा सवाल नंबर 16 का हमारा, तो ऑप्शन डी हमारा मुज़ाफ़ हो जाएगा, क्योंकि का यानी सानिया का बैग, अब किसका का नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि किससे मंसूब किया जा रहा है, ये बैग किसका है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 में पूछा जा रहा है सबसे पहले कितने लोग सलाखों के पीछे यानी कि गिरफ्तार हुए, अपनी मुताले के मुताबिक दर्ज करें। यानी कि सबसे पहले कितने लोग मतलब सलाखों के पीछे गए, गिरफ्तार हुए, अपने मुताले के
मुताबिक दर्ज करें कि आपका मुताला कितना मजबूत है, आप कितना इसे मुताला किए अपने सामने निसाब किताब को, तो उसी मुताले के मुताबिक दर्ज करें। ऑप्शन ए 5 लोग, ऑप्शन बी सब के सब गिरफ्तार हो गए थे, ऑप्शन सी 6 लोग, ऑप्शन डी 1 शख्स। तो साथियों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले कितने लोग सलाखों के पीछे गए थे, यानी कि कितने लोग गिरफ्तार हुए थे। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। पहले 6 लोग गिरफ्तार हो गए थे, तब जाकर बारी बारी से गिरफ्तार हुए थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। तो चलिए साथियों, जो अब तक नाज़रीन सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और सबसे बड़ी लाजिम बात कि अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी जो 11th क्लास में हो या उर्दू से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ामात वो देने वाले हों, तो इस चैप्टर से या इस चैनल पर आकर उन्हें कुछ फ़ायदा हासिल हो सके और वो भी चैप्टर बाय चैप्टर अपने एग्ज़ाम की तैयारियों को मुकम्मल तौर पर तरीके से एकदम बखूबी तरीके से सही कर सकें, दुरुस्त कर सकें। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 इसमें पूछा जा रहा है, सब्र ही खुशी की कुंजी है, ये किसने कहा था, कलम बंद करें। सब्र ही खुशी की कुंजी है, ये किसने कहा था, कलम बंद करें। ऑप्शन ए वालिदा ने ख़त पढ़ने के बाद, ऑप्शन बी फांसी देने वाले ने, ऑप्शन सी दोस्तों ने, ऑप्शन डी अशफाकुल्ला खां खत में। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 में जो पूछा गया सब्र ही खुशी की कुंजी है, ये किसने कहा था, तो दोस्तों वालिदा ने ख़त पढ़ने के बाद कहा था, तो नहीं, ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी जो है फांसी देने वाला ने, तो दोस्तों फांसी देने वाला ऐसा क्यों कहेगा कि सब्र ही खुशी की कुंजी है, वो तो सिर्फ फांसी देने पर मतलब ये रहता है, तैनात रहता है, सिर्फ वो फांसी देना जानता है, उसके आगे कुछ बोल चाल कुछ नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन बी गलत जवाब हो जाएगा। दोस्तों ने कहाँ से, दोस्तों लोग भी तो जेल ही में थे। तो साथियों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सवाल में जो पूछा गया कि सब्र ही खुशी की कुंजी है, ये अशफाकुल्ला खां कहे थे। ये ख़त जब लिखे थे उसी में कहते कि सब्र ही खुशी की कुंजी है, आप सब सब्र कीजिए और नमाज से मदद चाहिए। ठीक है, जब मौत आने वाली रहेगी तो अल्लाह तबारक व तआला जब मौत लिखा रहेगा तो उस वक्त मौत आनी ही आनी है। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो ऐसे ही बोले थे वो कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी खुशियाँ मनाए थे लोग, लेकिन अब मरना भी तो है। कौन कह सकता है कि हम मर नहीं सकते या मरना नहीं है मुझे, एक ना एक दिन सबको मरना है, बका जाना है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 में पूछा जा रहा है, सीना कोबी करना, इससे आप क्या समझते हैं, मुंतखब करें। सीना कोबी करने से आप क्या समझते हैं, मुंतखब करें। ऑप्शन ए मातम करना, ऑप्शन बी सीने में आग लगना, ऑप्शन सी उछलना कूदना, ऑप्शन डी खुशी मनाना। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीना कोबी करना मतलब मातम करना होता है। ठीक है, सीना कोबी करना मतलब मातम करना। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का, क्योंकि ये दर्ज किए थे वो अशफाकुल्ला खां, ख़त में लिखे थे कि आप सब सीना कोबी मत कीजिएगा, अपने घर वालों को, अपने अहल आयाल को, अपनी बड़ी बहन को, अपनी माँ को, सबको ये सीना कोबी करने से मना किए थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि दर्ज जेल में मुहम्मल की निशानदही करें। मुहम्मल दोस्तों, ठीक है, दर्ज जेल में मुहम्मल की निशानदही करें। ऑप्शन ए किताब, ऑप्शन बी कलम, ऑप्शन सी वलम, ऑप्शन डी जैद। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्ज जेल में मुहम्मल कौन सा लफ्ज़ है। तो दोस्तों मुहम्मल जो है ये वलम जो है ये मुहम्मल दोस्तों लफ्ज़ है, क्योंकि मुहम्मल मतलब उसको कहते हैं दोस्तों मुहम्मल कि जिससे किसी चीज़ का हमें पता ना चले। मुहम्मल मतलब बेफ़ायदा कोई इंसान मज़ीद बोल देता है किसी चीज़ को, जैसे कुर्सी वुर्सी, कलम वलम, किताब वताब। तो दोस्तों किताब तो समझ में आता है, तो किताब है, अब कोई भी किताब हो, बायोलॉजी हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो या उर्दू हो या कोई भी किताब हो। और कलम भी समझ में आता है, ठीक है, कुर्सी भी समझ में आती है कि कुर्सी होती है जिस पर बैठे जाते हैं। लेकिन कुर्सी वलम वताब ये क्या होता है, ये मतलब मुहम्मल चीज़ है, यानी कि मज़ीद बोल देते हैं लोग, मतलब बढ़ा चढ़ाकर, तो उसी को मुहम्मल कहते हैं। मुहम्मल ऐसी बात को कहते हैं, मुहम्मल की तारीफ़ ये है कि मुहम्मल उस चीज़ को कहते हैं कि जिससे किसी बात का हमें समझ में ना आए कि ये किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, तो उसे मुहम्मल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि दर्ज जेल में तकालीफ का वाहिद मुंतखब करें। ये तकालीफ जो है
इसका वाहिद क्या आते हैं, किस वाहिद से वो जमा बने हैं? ऑप्शन ए तकल्लुफ़, ऑप्शन बी तकलीफ़ी, ऑप्शन सी तकलीफ़, ऑप्शन डी ताल्लुक़। तो साथ ही सवाल नंबर 21 बहुत ही आसान सवाल है कि तकालीफ़ का वाहिद मुंतखब करना है। तो तकालीफ़ जो दोस्तों ये जमा है, तो तकालीफ़ तकलीफ़ की जमा है। किसकी जमा है? तकलीफ़ की जमा है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि सबब की जमा क्या होगी? सबब की जमा क्या होगी? इंतखाब करें। ये सबब जो है इसकी जमा क्या होगी? इंतखाब करें। तो साथियों सवाल नंबर है ऑप्शन ए सबबें, ऑप्शन बी असबाब, ऑप्शन सी सबाबियात, ऑप्शन डी निस्बत। तो साथियों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सबब की जमा जो होते हैं दोस्तों, सबब की जमा जो होते हैं वो असबाब आते हैं। ठीक है, सबब की जमा असबाब होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि अशफाकुल्ला खान ने अपने घर वालों से क्या गुजारिश की दर्ज करें। या अशफाकुल्ला खान जो है अपने घर वालों से क्या गुजारिश की थी, यानी कि खत में लिखे थे, वो गुजारिश किए थे। तो क्या गुजारिश किए थे? ऑप्शन ए सीना कोबी करने की गुजारिश, ऑप्शन बी छुड़ाने की गुजारिश, ऑप्शन सी मिलने की गुजारिश, ऑप्शन डी सब्र की गुजारिश। तो साथियों सवाल नंबर 23 भी बहुत ही आसान सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके जहन में इस सवाल का जवाब ज़रूर आता होगा, क्योंकि आप ऊपर से लाइन बाय लाइन पढ़ते आ रहे हैं, सवाल बाई सवाल पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा हो चुका होगा कि अशफाकुल्ला खां अपने घर वालों से क्या गुजारिश किए होंगे। सीना कोबी करने की नहीं किए होंगे, यहाँ पर छुड़ाने की भी कोशिश नहीं किए होंगे, इनकी गुजारिश न किए होंगे, मिलने की भी गुजारिश ना किए होंगे, बल्कि किए हैं तो क्या किए हैं? सब्र की तलकीन दिए हैं, सब्र की गुजारिश किए हैं और नमाज से मदद की तलकीन दिए हैं, नमाज से सब्र करने की, सब्र तहम्मुल से रहने की वो गुजारिश की है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24, इसमें पूछा जा रहा है कि अशफाकुल्ला खां को कौन सी तारीख को फांसी दी गई? अशफाकुल्ला खां को कौन सी तारीख को, कि वो तारीख किस दिन था, कौन सा तारीख था जबकि कौन सा मतलब महीना था जबकि उनकी फांसी दी गई? तो साथियों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए 15 दिसंबर को, ऑप्शन बी 19 दिसंबर को, ऑप्शन सी 20 दिसंबर को, ऑप्शन डी 17 दिसंबर को। तो साथियों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अशफाकुल्ला खां को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी, 19 दिसंबर को 1927 ईस्वी को। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। तो चलिए साथियों सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर 25 को। सवाल नंबर 25 में पूछा जा रहा है फ़रदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, कलमबंद करें। ये फ़रदा जो है किस ज़बान का लफ्ज़ है? शामिल निसाब में जो किताब है कहकशां, और जिस कहानी के बारे में, जिस कहानी से मुताल्लिक सवालात और जवाबात हो रहे हैं, उसी में दर्ज है कि फ़रदा तो किस ज़बान का लफ्ज़ है, कलमबंद करें। अगर आप अच्छे से मुताला किए होंगे तो आपको आपके जहन में होगा, अगर ना किए होंगे तो ये आपकी गलती है। ऑप्शन ए हिंदी ज़बान की, ऑप्शन बी उर्दू ज़बान की, ऑप्शन सी फारसी ज़बान की, ऑप्शन डी अरबी ज़बान की। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि फ़रदा जो है, ये फ़रदा मतलब आने वाला कल, फ़रदा जो कहते हैं आने वाला कल को कहते हैं। तो हमारा फ़ारसी जो ये लफ्ज़ जो है ये फ़ारसी लफ्ज़ है, फ़रदा जो है ये फ़ारसी लफ्ज़ है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए, और ख़ासकर अपनी तैयारियों को मजबूत और कड़ी करने के लिए, क्योंकि आप उर्दू की अच्छी तैयारी करते चलें तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। क्योंकि उर्दू की तैयारी करने वाले, उर्दू से एग्ज़ाम देने वाले आजकल धीरे धीरे एक के बाद दीगरे बहुत ही कम होते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। और कोई नहीं चाहता कि उर्दू की तैयारी जो है उर्दू छूट जाए। उर्दू बहुत ही अच्छी ज़बान है, उर्दू बहुत ही अच्छा निसाब है। तो चलिए साथियों इसी तरह आप चैप्टर बाई चैप्टर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और अपने एग्ज़ाम के करीब चलते रहें, और बखूबी तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, और अपने एग्ज़ाम हॉल में जब बैठें एग्ज़ाम के लिए तो अच्छे नंबरात से कामयाब हो। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है उन नाज़रीन से, उन हज़रात से जो अब तक सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।